चलें, एक न्यू फ़ोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पर आकर मैं और मेरे अब इस फ़ोल्डर का नाम पता है क्या होगा? मेरे इस फ़ोल्डर का नाम होगा स्टाइल शीट। बाय द वे आप लोगों ने अपने फॉर्म्स को देखा है? फॉर्म्स, देख लिया फॉर्म्स को भी? किस तरह से लाइक आपने इतना पूरा फॉर्म फिल करना और यूज़र का डेटा सारा देना है आप लोगों ने, इनपुट फ़ील्ड्स वगैरह, वो देख लिया आप लोगों ने। बेस्ट है फिर तो। मतलब मैं जो है ना अपनी सीएसएस को स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से। मैं सीएसएस को स्टार्ट करूँगा बट ऑब्वियसली जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं मैं उनको साथ-साथ रिपीट करता जाऊँगा यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पास स्टाइल शीट आई हमारी और यहाँ पे आके अब आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पर आकर क्लिक करके अपना एक फ़ाइल बनानी है, एक फ़ाइल जनरेट करनी है। मैं आखिर इसका नाम रखता हूँ index.html और यहाँ पे अपना जो है ना कुछ वो इनिशियल कोड ऐड कर देते हैं हम। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर आकर हमने लगाया और एंटर कर दिया। अच्छा यार, क्या सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर आकर टाइटल के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पर और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा अपना स्टाइल शीट और बस। आप लोगों ने सीएसएस की 3 टाइप्स को देखा है। देख लिए? बता दो फिर कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं यार? पीछे, पिछला बंदा यार, पिछला, आपसे पिछला कौन है यार? हाँ, तीनों में ज़रा जल्दी से डिफरेंस बता देना। जल्दी आ जाओ। बात समझ आती है कुछ। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों में से जो है ना कौन-सी सीएसएस ज़्यादा प्रेफ़रेंस लेती है? एक्सटर्नल लेती है ज़्यादा प्रेफ़रेंस हमेशा। मतलब कि अगर आके मैंने बैकग्राउंड का रेड अप्लाई कर दिया मेरी हेडिंग के ऊपर और ये मैंने इनलाइन सीएसएस में अप्लाई किया और उसके बाद मैं इंटरनल में आके मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ ब्लू और एक्सटर्नल में आके मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ ग्रे। तो ग्रे अप्लाई हो जाएगा, सही है? मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों से मैं कुछ ये बात कर रहा हूँ। H1 का टैग ऑन नेशनल टेप, मेरा बच्चा देख के आएगा, जो भी है। पहले ये लैपटॉप वाला मसला हल कर लूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, सो क्या सिनेरियो मैं जो बात कर रहा था, एक आखिर हमने लिखा यहाँ पे आके सिर्फ H1 में ब्लॉग और यहाँ पे आके मैं इसको इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड और अगर आके मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो मेरा आखिर जो है ना ब्राउज़र में बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो जाता है, सही है? अब आते हैं हम लोग अपने इंटरनल सीएसएस के ऊपर। वो आपने देखा था आपका जो स्टाइल का टैग है, वो आप अपने उसी हेड के टैग में आकर ऐड कर देते हो। यहाँ पर आकर अब मैं बोलूँगा H1 का जो टैग है, अब इसको अगर आप बैकग्राउंड कलर दे दो अप्लाई करके ब्लू और अब मैं लगाता हूँ मेरी एक सेपरेट सीएसएस की फाइल जो कि होगी मे बी style.css की फाइल। इसमें आकर मैं बोलूँगा यार H1 का जो टैग है, उसको आकर बैकग्राउंड कलर दे दो आप मेरा ग्रे और मैंने अब तक इस फाइल को लिंक नहीं किया मेरी उस H1 की फाइल के साथ आकर। तो आपने इसको लिंक करना देखा होगा, आप यहाँ पर आते हो और आप यहाँ पे आके लिखते हो लिंक कॉलन सीएसएस और यहाँ पे जो है ना आपकी फाइल का पाथ आ जाता है। कुछ ऐसे ही था। तो अब मेरे पास जो है ना 3 सीएसएस की चीज़ें हैं और तीनों में जो है मैंने डिफरेंट सेम प्रॉपर्टी दी है बैकग्राउंड कलर की, लेकिन वैल्यूज़ मेरी डिफरेंट हैं। रेड, ब्लू, ग्रे, अप्लाई कौन-सा होगा? ग्रे एक्सटर्नल मतलब आप कह रहे हो अप्लाई हो जाएगा आपका। ब्लू मतलब आप कह रहे हो कि इंटरनल अप्लाई हो जाएगा आपका। हुँ? मर्ज कैसे हो सकते हैं? मतलब सेम प्रॉपर्टी आपकी एक ही प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है, तो वो मर्ज किस तरह से होगा? कलर आपका ओवरराइट हो सकता है। मतलब अगर आपने पहले कोई बैकग्राउंड कलर दिया है रेड टाइप का, मे बी आगे जाके वो ब्लू हो जाए या ग्रीन हो जाए। लेकिन हमें एट द एंड सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी है। मे बी वो रेड हो, मे बी वो ब्लू हो या मे बी वो ग्रे हो। वो कौन-सी वैल्यू हमें लास्ट में मिलेगी मैं वो पूछ रहा हूँ। ग्रे, सेव ब्राउज़र और अगर मैं सेव करके अपने ब्राउज़र में आता हूँ, तो यहाँ पर आप आकर देखोगे मुझे मिलेगी रेड। अच्छा, अब ये चीज़ आप लोग लास्ट टाइम वैसे देखी थी ना? हाँ।
आपको बताया नहीं कि क्यों ऐसा होता है? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली सिनेरियो आप लोगों का कुछ ये होता है कि हमेशा जो है ना आप लोग ये याद रखोगे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों सीएसएस में अगर आपने प्रॉपर्टी सेम ऐड कर दी है, अगर आपने बैकग्राउंड कलर तीनों में सेम अप्लाई किया या फिर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी ना भी हो और कोई प्रॉपर्टी हो आपकी, आप कलर की प्रॉपर्टी लगाओ, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी लगा दो। लेकिन तीनों सीएसएस में आपने प्रॉपर्टी सेम ऐड कर दी बट आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। हमेशा आपकी इनलाइन सीएसएस प्रेफरेंस है बाकी दोनों। अगर आपने इनलाइन में आकर बैकग्राउंड का रेड अप्लाई किया है, तो भले ही आपने पहले इंटरनल में ग्रे अप्लाई किया है और एक्सटर्नल में आपने ब्लू अप्लाई किया, जो भी अप्लाई किया है, अप्लाई आपका इनलाइन वाला। इनलाइन हमेशा आपकी प्रेफरेंस देते हैं बाकी दोनों दोनों के ऊपर आकर। बात समझ आती है कुछ? तो अगर आप यहाँ पे एक रेड करो, आप यहाँ पे आके येलो करो, ब्लू और ग्रे को वो भूलेगा और आके वो सीधा आपका अप्लाई करेगा येलो वाला, कुछ इस तरह से आकर, सही है। बट अगला मुद्दा आ जाता है कि अगर आपका ये ही ना हो, अगर आपकी इनलाइन ही ना हो, फिर अब सिर्फ दो चीजें हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, अब कौन सी अप्लाई होगी? एक्सटर्नल। वजह? आप लोगों को जब आई गेस मैं, हाँ, वजह। अच्छा, तो जो इस पेज में होगी वो अप्लाई हो जाएगी। बेसिकली होता कुछ ये सिनेरियो, ये चीज़ मैंने आप लोगों को ना आई गेस जब मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने आया था, फिर उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, आपका ब्राउज़र हमेशा आपके कोड को एग्ज़ीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, सही है? अगर आपका ब्राउज़र आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, उस बात का मतलब कुछ ये है कि उसने आपके ब्राउज़र ने पहले आकर इम्प्लीमेंट कर दी है आपकी ये वाली पूरी सीएसएस, और इस सीएसएस में क्या चीज़ थी? बैकग्राउंड कलर ग्रे, मतलब एक्सटर्नल में आपका बैकग्राउंड कलर ग्रे आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो आगे आ रहा है। वो आगे आके देख रहा है कि यार अगली लाइन में मेरा बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। वो भी चीज़ आपकी बाद में आती है, आपका ब्राउज़र हमेशा वो चीज़ रेंडर करता है। पहले वाली चीज़ को हमेशा ओवरराइड कर देता है यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर आकर अब आपकी अप्लाई होगी इंटरनल सीएसएस, क्योंकि वो आपकी बाद में आ रही है और अब आपको मिलेगी ये कुछ इस तरह से चीज़। बट अगेन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का लॉजिक आप लोग समझो यहाँ पर आकर। अगर आप लोगों ने आकर अपनी ये जो आपकी स्टाइलस सीएसएस की फाइल है, अपने जहाँ पे लिंक किया था, अगर आप आकर इसको नीचे कर देते हो फिर एग्ज़ैक्टली। इस टाइम पे अब आपके पास ग्रे अप्लाई होगी क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। उसने पहले आके आकर आपकी ब्लू अप्लाई कर दी है, बट वो आगे आकर देख रहा है कि यार नहीं आगे से जो है ना कुछ और चीज़ें ऐड की हुई है। तो अगली वाली अप्लाई करके पिछली वाली को ओवरराइड कर देगा। अब आपकी ग्रे अप्लाई होके आएगी। बात समझ आ गई? अच्छा, और यही वजह है कि आपकी जो इनलाइन सीएसएस है वो सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस लेती है क्योंकि वो सबसे बाद में आती है। इनलाइन सीएसएस आप सबसे बाद में आकर ऐड कर रहे हो ना, आप अपने एट्रिब्यूट में आकर ऐड करते हो, वो सबसे एंड पर आती है, तो इस वजह से आपकी वो अप्लाई होती है। अच्छा, अगर आखिर मैं एक कुछ ऐसी जो है ना एक जनरल क्वेश्चन करूँ, बैकग्राउंड कलर अगर आखिर मैं इसको देता हूँ स्टाइल का टैग, एट्रिब्यूट सॉरी, बैकग्राउंड कलर रेड, यहाँ पर आकर अब आपका क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर आकर जो है ना ये बैकग्राउंड मैंने इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर दी, इसको आकर मैं रेड कलर दे दिया और हमें पता है अब के लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हमारी हो रही है, अब क्या होगा? अब मैंने जो एक्सटर्नल सीएसएस थी, वो पहले लिंक हो रही थी ऊपर आकर और उसके बाद मैंने इनलाइन सीएसएस अप्लाई की थी। बट अब मैंने एक्सटर्नल एक्सटर्नल को सबसे एंड पर आकर ऐड कर दिया और फिर क्या होगा? एग्ज़ैक्टली। इनलाइन हमेशा ही आपकी प्रेफ़रेंस देता है बाकी दोनों के ऊपर आकर। उसकी वजह कुछ ये है कि आपका ब्राउज़र ना सिर्फ़ लाइन बाय लाइन बल्कि कैरेक्टर पर कैरेक्टर भी आपकी एग्ज़ीक्यूशन कर रहा होता है। तो हो ये रहा है यहाँ पर आकर कि उसने एज1 को देखा, फिर स्टार को देखा, फिर उसने आकर ये चीज़ आपकी अप्लाई कर दी है। जब उसने ये अप्लाई कर दी उसके बाद वो आगे किसी को देखेगा ही नहीं। अब आपका जो है ना यहाँ पे क्रेडिट ही अप्लाई रहेगा। इनलाइन हमेशा प्रेफ़रेंस देती है बाकी दोनों के ऊपर आकर। बट अगर ऑब्वियस अगर आपकी इनलाइन नहीं है, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल में वो चीज़ आपकी अप्लाई होगी जो बाद में आ रही है। जो पहले आ रही है वो आपकी ओवरराइड हो जाती है। फिर है कुछ कॉन्सेप्ट इसका सीएसएस का कि तीनों में से कौन-सी सीएसएस आपकी कब अप्लाई हो सकती है। ठीक है। हम लोग जो है ना मेरी ऑब्वियस यहाँ पर आकर अपना जो है ना मैं एक्सटर्नल सीएसएस को ज़्यादा यूज़ करूँगा। उसकी वजह कुछ ये है कि हम लोग एक ही फाइल में रहकर जो है अपना इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहेंगे कभी भी। अच्छा, आज की अब जो हमारा आज का हमारा जो मुद्दा है ना मेन, आज का हमारा मुद्दा कुछ होगा कि हम अपनी बात करते हैं कुछ मार्जिन पैडिंग आपने देखी है? मार्जिन पैडिंग आप लोगों ने देख ली है। अगर आपने मार्जिन पैडिंग देख ली है, तो फिर मुझे बता दो कि ज़रा डिफरेंस क्या होता है दोनों में मार्जिन और पैडिंग में? सही है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से क्या मिल रहा होता है? स्पेसिंग, स्पेसिंग।
उसको लोग स्पेसिंग कहते हैं, सही है। तो अगर आपके एलिमेंट को बाहर से स्पेसिंग मिल रही है वो आपकी मार्जिन होती है, अगर आपके एलिमेंट को अंदर से स्पेसिंग मिल रही है वो आपकी पैडिंग होती है, ठीक है। एक ही आपका सिनेरियो होता है। अगर आप लोगों को ये सब चीजें देख ली हुई है तो फिर मेरा ख्याल है कि आई एम गुड टू गो, कि लाइव आके कोई टम्पलेट अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि जो भी अब तक आप लोगों ने जो भी चीजें सीखी हैं किस तरह से हम लोग जो है ना उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज में, अपने टेम्पलेट्स में आकर। तो हम लोग यही काम करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे और अपनी जो है ना स्किल सेट टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आके गूगल पे सर्च करूंगा फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स, देखेंगे हमें जो भी अच्छी लगती है ना हम लोग वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। इमेजेस के ऊपर चलते हैं, चलो बताओ जो भी है ना हम लोग फिर उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। कौन सी, ये वाली, ये वाली बना लें। और आप कौन सी कह रहे हो? ये वाली देख लेते हैं, दोनों ओपन करके देखते हैं कि दोनों में से जो है ना ज्यादा अच्छी कौन सी है, वो बना लेंगे। दोनों को आकर जो है ना मैं विजिट कर रहा हूँ दोनों को। कौन सी वाला, ये कह रहे हो? सोबर लग रही है, क्या बात। ये ले, हमने ये भी ओपन कर लिए, देख लेते हैं। अच्छा ये एक हमारे पास कुछ ये आ रही है और बाकी हमारी ओपन हो रही है। मैं जो है अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि नेट ठीक से नहीं आ रहा। अच्छा जी, अच्छा ये एक वेबसाइट तो हमारी ओपन हुई है। ये तो काफी छोटी वेबसाइट है, बट क्या इसको हम लोग देख लेते हैं। कौन सी वेबसाइट थी इसमें से? ये वाली आप कह रहे थे प्रीव्यू? इसका मैं ओपन करता हूँ, जी लिंक है वेबसाइट को, इसका प्रीव्यू ओपन करके देखते हैं। और हम लोग जो है ना उन सभी टैग्स को यूज करने वाले हैं और उन्हीं सभी प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले जो आपने अब तक सीएसएस में देखी हैं। आप लोगों ने कलर्स को देख लिया, आपने बैकग्राउंड कलर्स को देख लिया, आपने बैकग्राउंड इमेज लगाना सीखा है, सीख लिया। आप लोगों ने मार्जिन पैडिंग सीख ली है, आप लोगों ने जो है बॉर्डर्स सीख ली हैं, बॉर्डर रेडियस आपने सीख ली है। क्या होता है बॉर्डर रेडियस, मेरा बच्चा बताओगे आप? वो स्क्वायर होता है। बॉर्डर रेडियस मतलब क्या होता है? ठीक है, फिर आगे। यहाँ तक ठीक था, आगे? बेस्ट है, गुड हो गया। और यहाँ तक अच्छा बताया था, फिर आगे क्या था? मेरा बच्चा लैपटॉप कनेक्ट कराए हो? हाँ जी, अब मुझे बताओ कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बॉर्डर नहीं होता, वो तो बॉर्डर नहीं होता। मैं बॉर्डर रेडियस कह रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस होता है। आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी कि आपके जो बॉर्डर्स है उनको थोड़ा सा अगर कर्व मिल जाए, कर्व, वो आपका बॉर्डर रेडियस होता है। आपके जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर्स होते हैं वो आपकी शार्प एजेस होते हैं उसके, ऐसे ही है ना। तो आप जो है अगर उनको थोड़ा सा कर्व करते हो, हम लोग उसको बॉर्डर रेडियस कहते हैं अपना। अब वो दिखाता हूँ खैर। अच्छा ये जो है ये मुझे कह रहे थे जैन ना, आपका नाम जैन था ना मेरा बच्चा? जैन कह रहे थे कि यार ये वाली वैसे वेबसाइट बनाकर देख लेते हैं। तो अगर आप इसका मैं प्रीव्यू ओपन करके देखता हूँ तो किसी ने हमें ज्वाइन किया 610।
ओके, ये हमारे पास ज़ैन की वेबसाइट है, जो ज़ैन कह रहे हैं, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आकर, तो इसमें कुछ ये सारा सिनेरियो आ रहा है। नीचे हमारे पास जो है ना कुछ ये चीज़ें हैं, बेस्ट है। लॉक कर दें इसको? ओके, आज ये बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस वेबसाइट का आई गेस नाम आएगा जी-लिंक। मैं इस पूरे को आकर बंद करता हूँ। मैं अपना जो है ना एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रखेंगे टेम्पलेट्स। मेरी आगे जाके जो भी टेम्पलेट्स होने वाली है, मैं सारी वो इसी फ़ोल्डर में बनाने वाला हूँ। टेम्पलेट्स और इसके अंदर मेरा एक फ़ोल्डर आएगा जी-लिंक के नाम से और हम लोग जो है ना इस चीज़ को आकर कर देते हैं अपना ओपन विथ कोड। इस पूरे फ़ोल्डर को आकर मैंने ओपन विथ कोड कर दिया होगा। अब यहाँ पर अपना जो है ना कुछ वो फाइल्स क्रिएट करते हैं index.html और एक हमारे पास फाइल आ जाएगी style.css के नाम से और index.html हमारे पास जो है हम लोग उसका कुछ इनिशियल कोड ऐड कर देते हैं और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मेरा वही जी-लिंक मेरी जो वेबसाइट का नाम है। सिंपल सिनेरियो कुछ आपका ये हो गया। अच्छा, अब हमारा अगला मुद्दा क्या होगा? हमारा अगला मुद्दा अब कुछ ये होगा style.css। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि आप लोग की जो सीएसएस आपका जो भी एलिमेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ मिली होती हैं। आप लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपने अपना कुछ इनिशियल कोड ऐड किया, आपने आके अपना h1 का टैग ऐड किया और आप लोग यहाँ पे आके इसको कहते हो अपना मे बी ब्लॉग लिख देते हो। सेव करो और इसको अगर आप गो लाइव पे क्लिक करके लाइव करके देखो, तो आपके हर एक एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली होंगी। आप यहाँ पर आके इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट। यहाँ पर आपके पास जो है ना एक ऑप्शन आ रहा होता है एलिमेंट्स के नाम से। आया आपके पास ये एलिमेंट्स का। इसके यहाँ पे इस साइड पे जो है ना आपके पास आपकी सारी की सारी एचटीएमएल होती है और एक साइड पे आपकी सारी की सारी सीएसएस होती है। आप लोग यहाँ पे आके इस बॉडी के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद आकर अगर आप यहाँ पर देख लेते हो, तो बॉडी का जो टैग है उसको कुछ ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ मिली हुई हैं। नहीं, ये प्रॉपर्टीज़ है उसकी सीएसएस की। बॉडी का टैग है, जो बेसिकली आपका बॉडी की की वाला जो टैग है, इसकी बात हो रही है। इस टैग को जो है ना कुछ आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मिली होती हैं। लाइक डिस्प्ले आपका ब्लॉक हो गया, मार्जिन आपकी 8 पिक्सल हो गई है। अब यहाँ भी आप किस तरह से पता लगा कि ये आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई है। ये जो है ना अगर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। इस बात का मतलब कुछ होता है कि ये आपके ब्राउज़र ने उसके जो है ये प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट दी हैं, ये आपने नहीं दी थी। आप लोग इस चीज़ को ओवरराइड ज़रूर कर सकते हो। मतलब आप इन प्रॉपर्टीज़ को खत्म कर दो यहाँ पे आकर बट बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये मिली हुई है। सही है? अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जो है ना इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को खत्म करने वाले हैं। अगर आकर आप अपने इस H1 के ऊपर आ जाते हो, क्लिक करो। अब आप लोग अब यहाँ पर आकर ये चीज़ देखो कि आपके H1 को क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई हैं। डिस्प्ले ब्लॉक, फॉन्ट साइज़, मार्जिन मिली हुई है उसको और फॉन्ट वेट मिला हुआ है, बोल्ड टाइप का मिला हुआ है यहाँ पे आकर। ये जो मसाइल है ना, अगर हमने इन सब चीज़ों को ओवरराइड नहीं किया, तो हमारी ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, वो आगे जाके ऐड हो सकती हैं और बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ आकर। इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप पहले सभी बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ को खत्म करो। ओवरराइड जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके अप्लाई है, आप उन सबको खत्म करो। तो उसके लिए आप आकर क्या काम करते हो, पहले आप अपनी सीएसएस को आकर इसके साथ लिंक करो। मैं बोलूँगा लिंक कॉलन सीएसएस, लिखोगे आपकी सीएसएस यहाँ पर आकर और सीएसएस के अंदर ऊपर आके जो है ना अब आप यूज़ करोगे अपना एक तरह का यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर अब आप लोगों का कौन-सा सिलेक्टर होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर आप लोगों का वो सिलेक्टर होता है जिसके थ्रू आप आपकी पूरी एप्लीकेशन में जितने भी टैग्स हैं, जितने भी सिलेक्टर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उन सबको टारगेट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट में हेडिंग है, आपका पैराग्राफ है, आपका बटन है, आपकी इमेजेस हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, जो मर्ज़ी है। क्या होगा, आपने अगर अपना लगा दिया वो यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो उसके थ्रू एप्लीकेशन को टारगेट कर सकते हो। तो आपने आपका जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो है क्या आपके पास वाला? स्टैटिक। आप अगर अपना स्टैटिक लगा देते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अपना एक तरह का यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसके अंदर आप लोगों ने जो जो भी प्रॉपर्टी ऐड कर दी, ऐसा समझ लो कि वो आगे आगे जाके आपके हर एक सिलेक्टर में वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। हर एक क्लास में, हर एक आईडी में, हर एक टैग में आपको वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे आके पता है मैं क्या काम करने वाला हूँ? मैं यहाँ पर आके जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ दूँगा इसको और वो प्रॉपर्टी एक होगी मेरी मार्जिन को करूँगा मैं 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे इसको मार्जिन मिली हुई है कुछ, इस एलिमेंट को। और आप एक और प्रॉपर्टी आके इसको देते हो, वो आप देते हो पैडिंग को भी 0, क्योंकि हर एक एलिमेंट को आपको कुछ पैडिंग भी मिली होती है। अब अगर आके आप इसको देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से चीज़ मिलेगी। पहले आपके पास जो है ना कुछ स्पेसिंग आ रही थी, कुछ इस तरह से। अब आपने जो है मैं सबको 0 जब कर दिया तो अब आपके पास कुछ ये चीज़ आ रही है। सही है? अब यहाँ से आगे जो है हम लोग आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उससे पहले जो है मैं आप लोगों को कुछ अपने डेवलपर टूल के बारे में बता दूँ, डेवलपर टूल्स हमारे क्या होते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ।
और जो एक डेवलपर होता है उस चीज़ को काफ़ी यूज़ करेगा। डेवलपर टूल आपका होता है कि किस तरह से आप अपने ब्राउज़र के अंदर रहकर जो है ना अपनी वेबसाइट में चेंजिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे H1 को टारगेट करो और आप आकर बोलते हो बैकग्राउंड कलर जो है ना आप आकर इसको रेड दे दो। आपका रेड रेड कलर अप्लाई हो गया यहाँ पर आकर। बट मेरा मुद्दा कुछ है कि मैं इसी ब्राउज़र में रहूँगा, मैं अपने कोड में नहीं जाऊँगा। अपने ब्राउज़र में ही रहकर मैं अपने वेब पेज में चेंजिंग करना चाह रहा हूँ यहाँ पर आकर ब्राउज़र में। मैं वो किस तरह से कर सकता हूँ? आपको आकर अपना ये वाला एलिमेंट पहले गेट करना है। ये वाला जो आपका एलिमेंट है, आपने इसको आके पहले से गेट करना है और आप इसको गेट किस तरह से करोगे आप? आप आकर इस चीज़ को गेट करोगे, इस एक बटन आपको बटन नज़र आ रहा है सब लोगों को? ये बटन बेसिकली आप लोगों का तो आप लोगों का होता है एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर आकर। मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आके अब अपने इस एलिमेंट को क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे मेरा जो है ना ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। समीर कौन है यार? नीचे हैं? ऑनलाइन है? आगे हम लोग मूव करते हैं। मैं जो आप लोगों से बात कर रहा था वो कुछ ये थी कि आपका जो डेवलपर टूल का मतलब कुछ ये है कि आप अपने ब्राउज़र के अंदर रहकर जो है ना अपनी वेब पेज में चेंजिंग कर सकते हो। आपको बार-बार अपने जो है ना कोड में ना जाना पड़े। आप वो आगे किस तरह से चेंजिंग कर सकते हो, आप अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करो और आपने क्या काम करना है, अपने उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है जिसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर आकर। मैं आकर जो है ना H1 के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पर हेडिंग के ऊपर और ये देखो मेरा वो एलिमेंट जो है ना वो आकर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर आके जो है मैं इसका कुछ भी कलर चेंज करके मे बी ब्लैक कर सकता हूँ, मे बी इसका कलर आकर मैं जो है ना ब्लू टाइप का कर सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। बट ये देखो कि मैंने ब्राउज़र के अंदर रहकर जो है ना इसमें चेंजिंग करी है। मैं ब्राउज़र के बाहर नहीं गया। नहीं, अब नहीं उधर चेंजिंग नहीं हुई होगी। अब ये पूरी बात सुन लो। अब यहाँ पे आके क्या है, मैं यहाँ पे आके आगे अपनी और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकता हूँ। लाइक कलर मैं व्हाइट करता हूँ, यहाँ पर आके कलर व्हाइट हो गया। अगर आखिर मैं इसको जो है ना पैडिंग देता हूँ, 10 पिक्सल के अंदर से उसको स्पेसिंग मिल जाएगी यहाँ पर आकर 10 पिक्सेल्स की, सही है। अगर आखिर मैं उसको मार्जिन देता हूँ, तो 10 पिक्सल उसको मार्जिन मिल जाएगी यहाँ पर आकर। तो आप वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, यहाँ पर आकर ऐड कर सकते हो यार। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ ये है, जैसे ही आप लोग अपने पेज को रीलोड करोगे, तो ये सारा का सारा आपका वैसा हो जाएगा जैसा आपके ओरिजिनली कोड में था। सारा आपका वैसा हो जाएगा। तो ये जो आप लोग अपने ब्राउज़र में चेंजिंग करते हो अपने डेवलपर टूल्स को यूज़ करके, ये सिर्फ़ आपका एक तरह का डेवलपर टूल है और ये सिर्फ़ टेम्परेरी चेंज होता है। इस वजह से इसलिए होता है ये, आप लोग चेक कर सको अगर ऐसा होता तो क्या होता? आप ये सिंपली जो टूल है वो आपके डेवलपर्स के लिए था, वो चेक टेस्टिंग करते थे, ताकि आपके डेवलपर को जो है ना जो भी चीज़ अच्छी लग जाए, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ यार यहाँ पे आके मुझे जो है ना, मे बी इसकी जो पैडिंग है ना वो 10 पिक्सल अच्छी लग रही है। 10 पिक्सल सॉरी, पैडिंग 10 पिक्सेल्स सही है। मैं कहता हूँ शायद इसका जो कलर है वो मुझे व्हाइट अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। मैं कहता हूँ इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, फ़ॉन्ट हाइफ़न साइज़ वो शायद मुझे अच्छा लगेगा 30 पिक्सेल्स तक का या फिर 40 पिक्सल तक 50 तक कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। हाँ, फिर आपकी हेडिंग का 30 होता है, आपकी हेडिंग का, सही है और आपके पैराग्राफ का 18 होता है। अब क्या सिनेरियो है, अगर मुझे ये सारे चेंजेज़ अच्छे लगते हैं, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं आकर जो है ना इस पूरी चीज़ को कॉपी कर सकता हूँ और आकर मैं इसको अपने कोड में फिर पेस्ट कर सकता हूँ। तो वही सारी चेंजेज़ जो है ना वो मेरे यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। ये देख लो, अब आके जो है पेज को रीलोड भी करते हो फिर भी आपका वैसे ही आ जाएगा। तो सिंपल सिनेरियो कुछ यही था। आपको बार-बार जो है मिनिमाइज़ करके अपने कोड में ना जाना पड़े, आप डायरेक्ट सारा काम अपने ब्राउज़र में करो, ताकि इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। लाइक आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी आपने यहाँ पे वो सारा काम कर दिया, फिर कॉपी करो यहाँ पे आके पेस्ट करो, आपका वो सारा काम बन जाएगा। मज़े की बात पता है क्या है कि ये इस काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अपनी वेबसाइट तक महदूद नहीं है। आप ये काम कर सकते हो किसी भी बंदे की वेबसाइट के ऊपर जाकर। बूटस्ट्रैप के ऊपर जाओ आप लोग यहाँ पर आकर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेपरेट वेबसाइट के ऊपर आया, बूटस्ट्रैप और हम लोग क्या काम करते हैं, इनकी वेबसाइट को चेंज करते हैं यहाँ पर आकर, टेस्टिंग करते हैं। तो ये आपका क्या लिखा है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आके आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे। इंस्पेक्ट अब यहाँ पे आप देखो तो ये जो है ना नीचे उसने उसी एलिमेंट को गेट कर लिया, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स वाले एलिमेंट को कर लिया उसने उसने आकर इस एलिमेंट को गेट कर लिया। और अगर नहीं भी किया तो आप लोग अपने इस बटन को यूज करके जो है ना इस एलिमेंट को गेट कर सकते हो। क्लिक किया आपने आकर, अब लेट्स सपोज मैं आकर जो है इस कंटेंट को चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ हे दिस इज आवर वेबसाइट और एंटर, सही है।
आपका जो वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है, बूटस्ट्रैप का जो कंटेंट था वो आपने चेंज कर दिया है यहाँ पर आकर। अगर आप कहते हैं यार मुझे जो है इसका कलर भी चेंज करना है, ठीक है, आप अपना कलर चेंज कर सकते, कलर आके जो है आप इसका रेड कर दो, कलर आपने रेड कर दिया होगा। कुछ ये सारे आपके पास सिनेरियोज़ हैं, आप ये काम कर सकते हो। आपको अगर जो है ये नैब बार जो आ रही है इनकी, इसका कलर आपको चेंज करना है, आप इसको आके सिलेक्ट करो पहले इस बटन के थ्रू। ये बटन आपका आ गया, क्लिक करो इसके ऊपर आकर। आपने अगर इस बटन को गेट किया और आप यहाँ पर आकर आप क्या काम कर सकते हो, आप आकर जो है ना इसको बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल दो रेड टाइप का, बल्कि इसको नहीं मुझे देना। और वैसे ये पूरी एक वेबसाइट है, मुझे इसको ढूँढना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ इन्होंने कौन-कौन सा कलर दिया हुआ है। मे बी आकर मैं इस चीज़ को अगर देना चाहूँ तो शायद मैं इसको दे सकता हूँ, बल्कि ये भी नहीं है, नैव ये है। सही है? तो कुछ इस तरह से आप किसी की वेबसाइट में जाके जो है चेंजिंग कर सकते हो। अगेन ये चेंज आपका टेम्परेरी चेंज है। पेज को अगर आप आकर करोगे रिलोड तो आपका सारा का सारा ओरिजिनली वैसा हो जाएगा जैसा पहले से था, लाइक जैसा उनके कोड में था। तो ये सिर्फ़ आपका वो टेम्परेरी चेंज है जो आपके डेवलपर के लिए बनाया गया था कि आपका डेवलपर चेक कर सके अगर ऐसा होता तो क्या होता। ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट उसका ब्लैक वैसे ही होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने करना भी है तो कलर कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको आगे ब्लैक कलर दे दो, ब्लैक ले सही है? अब पता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग भी है और ये जो है ना नॉन अनएथिकल चीज़ भी है। क्या? बताने लगा। वो क्या, वो कुछ ये है कि जो मैंने अभी चेंजिंग किया ना यहाँ पर आकर, यही चेंजिंग्स जो है आप लोग अपने व्हाट्सएप की चैट में भी कर सकते हो। जो मैसेजेस जो है आपने किए हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हो कुछ इसी तरह से आकर। अगेन आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर आकर। अब आप आके फिर जो है ना इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं लाइव आपके साथ जो है इस चीज़ को टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मुझे जो है ना मॉर्निंग में हमज़ा का क्या मैसेज आया हुआ था, मुझे हमज़ा का मैसेज आया था कि सर ये जो है ना ये क्लाइंट वगैरह है मेरे पास, तो वो जो है ना प्रोजेक्ट वो ये करवाना चाह रहा है। मैंने उसको मैसेज किया था कि मैं क्लास से फ्री होके जो है ना ये काम आपको कर दूँगा। यहाँ पे आके आप इसको आकर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो यहाँ पर आकर। आपका ये जो मैसेज है, आपका ये मैसेज जो है ना यहाँ पे आके सिलेक्ट हो जाएगा। ये देख लो, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आके उसको सिलेक्ट करके करो, तो मैं क्या करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर, चेंज हो गया आपका। अगर आप कहते हो कि ये जो है ना, ये उस इस बंदे ने मुझे एक मैसेज किया है, तो आप आके जो है ना इसको चेंज करना चाहे लेट्स सपोज़ सर हारिस प्लीज़ सेंड जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग का कहा है। अगर आकर आप इस मैसेज को चेंज करना चाहे, आप इसको आकर इंस्पेक्ट करो यहाँ पर आकर और मैं आके जो है ये आपका वही मैसेज सिलेक्ट हो गया स्पैम में आकर, ये पड़ा सर प्लीज़ सेंड, या मैं नहीं करता, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर, सही है? मुद्दा वही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। इसी वजह से मैंने पहले से वो चीज़ कही कि अनएथिकल चीज़ है बहुत ज़्यादा, करना नहीं चाहिए ऐसा लेकिन कर सकते हो। मुद्दा ये कि आप दूसरों के मैसेज चेंज कर रहे हो यहाँ पर आकर। एडिट में आप खुद का मैसेज चेंज कर रहे हो, ये आप दूसरों के मैसेज चेंज कर रहे हो। ऑब्वियस नहीं होगा, ये मैंने पहले बात की है, पेज रिलोड करोगे, टेम्परेचर सारा बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा पहले से था। बट क्या होगा? मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है ना इस तरह से कांड किए हैं कई बड़े-बड़े जो आप एक नॉन टेक्निकल बंदा होता है ना, उसको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता। होपफुली आप लोगों को भी इस चीज़ का पहले आइडिया नहीं था। जब आप एसईओ के बनते थे, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आप सिर्फ अपनी चैट दूसरों के मैसेज चेंज कर सकते हो। तो आप इस तरह से अगर कोई कोई मेरी तरह का कोई टेक्निकल बंदा आ जाता है, वो आप ही की चैट को चेंज करके या स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर कर सकता है वहाँ पर आकर। मेरा बच्चा ये जो वो छपरी वाली चीज़ है वो मैं करता नहीं हूँ। किसका नंबर मतलब नंबर किस तरह से कह रहे हो? बताओ। यार 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
पड़ी हुई है यहाँ पर आकर, और आकर मैं आपको मोगो कॉम्पोज दिखाता हूँ आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आकर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट, तो ये सारी डेटा, लेट्स सपोज मैं आकर चलता हूँ मेरा ये ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, इस पे जो है अगर आप click करें तो ये नाम क्या है उसका, उसकी email क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा नीचे scroll करते हो, ये सारी चीजें आपको यूजर आपको पता है, अहमद है उसका सारा name के साथ है। अब यहाँ से क्या हुआ? कौन? क्या? कैसे क्या? अगर आप देखो तो मैंने जो है ना अपने यूजर को खुद से भी सिक्योर, मैंने उसको कन्वर्ट किया पूरे हैशेस फॉर्मेट में। अच्छा, सो ये हमारा पूरा सिनेरियो है, ये सारा काम आप लोग कर सकते हो यहाँ पर आकर। हम लोग आगे मूव करते हैं। तो ये आपका एक तरह का पूरा डेवलपर टूल था। यहाँ आएंगे हम लोग, और अब यहाँ पे आके जो है मैं ये एक सिनेरियो करूंगा, कौन सी वेबसाइट थी, खैर बूटस्ट्रैप को आकर मैं बंद कर दूंगा, और पेज को रिलोड करेंगे, हमारा सारा ये बिल्कुल वैसा होना चाहिए, और ये सब चीजें अब आकर मैं हटा दूंगा। तो आप लोगों को डेवलपर टूल सारे क्लियर है, आपके डेवलपर टूल आप किस तरह से इस पर वर्किंग कर सकते हो, सही है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है टेम्पलेट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। इसको बंद करो और टेम्पलेट्स के ऊपर चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब कभी भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, किसी भी तरह की वेबसाइट बनाते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका आर्किटेक्चर। एक डेवलपर ऐसा कोड नहीं करता कि बस वो काम कर रहा हो। एक डेवलपर ऐसा कोड करता है जो कि कोड ऑप्टिमाइज़ और परफॉर्मेंस दे रहा हो। आप किसी बहुत ही इंटर्न को उठा कर ले आओ, आप बहुत ही जूनियर लेवल के डेवलपर को उठा कर ले आओ, वो बंदा भी जो है ना आपको किस ना किस तरह से काम करके दे देगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ आप लोगों का ये होना चाहिए कि क्या आपका वो कोड ऑप्टिमाइज़्ड है? क्या उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो रही है या नहीं हो रही है? उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन स्लो हो रही है? इस वजह से आप लोगों का आर्किटेक्चर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। मेरे एक सीनियर थे, मेरी एक सीनियर थी, फीमेल थी, आमना उनका नाम था। तो वो मुझे कहती थी कि हर्ष, अगर तुम्हारे पास किसी भी तरह कोई कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो तुमने ये काम करना है कि मिनिमम 2 घंटे जो है ना सिर्फ प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट डिजाइन करना है पूरा। पेन और पेपर पकड़ो और उसका जो पूरा प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाओ कि यार इसमें जो है ना मुझे काम क्या-क्या करना है। अगर मुझे एक तरह का ये पूरा वेब पेज बनाना है, मैं देखूंगा यार इसमें जो मुझे ऊपर हेडिंग लगानी है, कहाँ पैराग्राफ लगाना है, कहाँ बटन लगाना है, कहाँ अगर मेरे पास ये सारी चीजें एक तरह के प्रॉपर पेन और पेपर पड़ी होंगी, लाइक मेरे दिमाग में भी प्रॉपर एक अगर आर्किटेक्चर होगा, मैं उस कॉपी करके बना सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई पूरा प्रॉपर रोड मैप नहीं है, कोई प्रॉपर आर्किटेक्चर नहीं है, तो 5 दिन का काम मैं 15-20 दिन में करूंगा। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों का आर्किटेक्चर होना। मैंने कई चीजें ऐसी फेस की हैं कि हमारे पास जब आर्किटेक्चर नहीं होता था, तो 2-2 घंटों का काम हम लोग 5-5 दिन पर लेकर जाते थे, और जब आर्किटेक्चर होता था, वही हम लोग काम काफी कम टाइम में कर लेते थे। तो आर्किटेक्चर आपने इस तरह से आकर बनाना। अब आप लोगों ने कुछ टैग्स को यूज़ किया, अब तक आपने जो भी मेरे पीछे से जो भी टैग्स को यूज़ किया है, हेडिंग टैग का div आपने देखी है, div का टैग आपने देखा, स्पैन का टैग आपने देख लिया होगा, पैराग्राफ आपने देख लिया होगा, सारे टैग्स। स्पैन ही देखा? कोई बात नहीं, मैं दिखा दूँगा, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मुद्दा क्या है यहाँ पर आकर, मुद्दा कुछ ये है कि आप लोगों को जो है ना प्रॉपर करना होता है यहाँ पर आकर इनहेरिटेंस।
नाम सुना कभी किसी ने इनहेरिटेंस का? बायो में एक दफा पहले पढ़ा था। बेसिकली लॉजिक है इसका कुछ वही है, लॉजिक कुछ वही है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना आप इसको थोड़ा सा और डीपली देखते हो। इनहेरिटेंस का मतलब कुछ ये होता है कि आपकी जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी चाइल्ड, जो आपका चाइल्ड है वो उसको इनहेरिट कर रहा होता है। आपके पेरेंट के पास अगर कोई कलर है तो वही आपका जो चाइल्ड है वो उसको इनहेरिट करेगा। अगर आपका जो पेरेंट है उसका कुछ फॉन्ट साइज है तो आपका चाइल्ड जाकर उसी को इनहेरिट कर सकता है। ये सारा आपका पेरेंट और चाइल्ड का सिनेरियो पूरा बन रहा होता है। और एक चाइल्ड का जो एक चाइल्ड है आपका, उसका एक पेरेंट हो सकता है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं यहाँ पर। इसमें ये पूरा सिनेरियो हो जाता है। अगर एक ही चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट होंगे तो आपका पूरा जो आर्किटेक्चर होगा वो काफ़ी खराब हो जाता है। हम लोग जो है ना अपना एक तरह का पूरा इनहेरिटेंस कहते हैं। हम लोग कुछ उसी रूल को फॉलो करेंगे और कुछ अपने ऊप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। ऊप नाम सुना है? ऊप, किसी ने? ऊप ऊप, डबल ओपी ऊप, ये ऊप होता है। अब ऊप हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इस बात का मतलब कुछ ये होता है कि आप जो ना अपना एक पूरा एक तरह का पूरा एक पिलर है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग पैराडाइम इसको कहा जाता है, जिस पे जो है ना आप अपना पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो। तो हम लोग प्रॉपर ऊप के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ आ जाओ अब आप लोग। और क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस टाइम पर ये एक लोगो है आप लोगों का यहाँ पर आकर, आपका ये एकता का लोगो आ रहा है, और ये साइड पे जो है एकता की आई गेस बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके ये एकता का साइड बार ओपन होके आ रहा है। आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि यार इस टाइप पे इसके कितने चाइल्ड हैं? हाँ, लोगो एक है, मल्टीपल पेरेंट है, कैसे? बताओ जरा। अच्छा, अब यहाँ पे आके एक ये सिनेरियो, एक तो आपने ऊपर इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आपने जो है ना हमेशा अपने एलिमेंट्स को एक पेरेंट में ज़रूर रैप करना है, हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई भी चाइल्ड जो है ना वो बगैर किसी पेरेंट के बड़ा हो। हमेशा आपका हर एक एलिमेंट जो है ना वो एक पेरेंट में रैप होना चाहिए। और पेरेंट चाइल्ड का आपका रिलेशन बनता किस तरह से है? वो आपका रिलेशन बन रहा होता है जब आपके एक टैग में कोई और टैग आ जाता है। तो जो टैग अंदर होगा वो आपका चाइल्ड है, जो टैग बाहर होगा पेरेंट, कह सकते हैं। एग्ज़ैक्टली सेम सेम वही चीज़ है। सही है। अब जैसे यहाँ पे है कि हमारा अगर ये हेड का टैग है, ये कौन है? और उसके अंदर सारे हमारी जो मेटा टैग और लिंक आ रही है, हमारा चाइल्ड आ रहे हैं सारे। बॉडी का टैग हमारा छोटा है, एजर हमारा उसका चाइल्ड आ सकता है। अगर यहाँ पे आके मैं अपना एक div का टैग यूज़ करता हूँ और इसके अंदर आकर मैं एक h1 यूज़ करता हूँ और हेडिंग लिख देता हूँ। फिर अब div हमारा एक तरह का पेरेंट है, h1 हमारा चाइल्ड है, और जो बॉडी है वो उसका ग्रैंड पेरेंट हो सकता है आपके इस h1 का। सही है? ये चीज़ हमेशा याद रखो, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चाइल्ड, इस पर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ फर्स्ट पेरेंट, फर्स्ट चाइल्ड बहुत है। फर्स्ट पेरेंट, फर्स्ट चाइल्ड। आपको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, किसका ग्रैंड कौन है और इसका ग्रैंड चाइल्ड कौन है। आपने सिर्फ ये चीज़ देखना है कि यार क्या मेरा ये अगर ये H1 है, तो इसके किस डिव में है। अगर आकर मैं H1 को एक जो है ना इस सेक्शन में आकर ऐड कर देता हूँ ना, तो अब आप लोगों ने जो है ना इस डिव को भी नहीं देखना। वो भी उसका ग्रैंड पेरेंट बन चुका है यहाँ पर आकर। सिर्फ फर्स्ट पेरेंट, फर्स्ट चाइल्ड को देखो। बात समझ आ गई है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस तरह से आपने क्या काम करा, अपनी प्रॉपर यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। सिंपल फर्स्ट पेरेंट, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है? हटा दें इसको हम लोग यहाँ पर आकर, और अब हम जो है ना ये चीज़ बनाएँगे। अब होने कुछ ये वाला है कि यार हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में हमारे पास जो आ रही है एक तरह की इमेज, हमारे बैकग्राउंड में आ रही है एक तरह की इमेज, और वो इमेज कुछ जो है ना कुछ है। अगर मैं ये काम करूँगा, मैं जो है ना इमेज इन्हीं की वेबसाइट की ही उठाने वाला हूँ। आप आकर दोबारा राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, वही मैं अपने डेवलपर टूल को यूज़ करूँगा और उन्हीं का सारा डेटा उठाएँगे, खुद बनाएँगे सारा डेटा खुद। बट अगर हमारे पास अगर कोई लोगो या इमेजेस होंगी तो मैं उन्हीं को उठा लूँगा, ताकि मुझे डाउनलोड सेपरेट ना करनी पड़े। इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर आकर हम लोग, और आई गेस इन्होंने जो लगाई है वो लगाई होगी, ये नहीं है, इन्होंने बॉडी में लगाई है शायद। आपको इसको टारगेट करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से जो है ना आप लोगों को पहले ढूँढनी पड़ेंगी चीज़ें, कि यार कहाँ पर आपका कौन-सा एलिमेंट वर्किंग कर रहा है। हुँ? कहाँ पर डेटा इमेज?
यही है, लेकिन अच्छा ये इनका सोर्स है और ये इनकी जो है ना हीरो बीजी नाम की इमेज है और ये इन्होंने जो है ना ओके, ये इन्होंने जो है ना कोई इमेज लगाई नहीं हुई है यहाँ पर आकर, ये इन्होंने जो है ना उसका यूआरएल बस सेव किया, हम लोग उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। मैं फिर जाऊँगा पिक्साबे के ऊपर, pixabay.com के ऊपर चलकर हम लोग अपनी इमेज उठा लेते हैं यहाँ डाउनलोड करने के यहाँ से आकर। हाँ, हम लोग जो है ना यहाँ पे आके क्या काम करते हैं, यहाँ पे आकर अपना कुछ भी फॉरेस्ट यहाँ पे कुछ शो नहीं करवा रहे हैं। फॉरेस्ट इमेजेस मैंने यहाँ पे सर्च किए, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके, तो मैं आकर जो है होपफुली या शायद ये इमेज उठा सकता हूँ मैं। इसको हम लोग आकर करते हैं राइट क्लिक और सेव इमेजेस करूँगा यहाँ पर आकर मैं। और ये अब आप लोग मुझे बताओगे क्योंकि आपने ये चीज़ सीखी है सरोसामा से, किस तरह से आपने जो है ना पाथ ऐड करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं अपनी जो है ना इस फाइल को आकर डाउनलोड करूँगा। कोर्स में आकर हमारा बैच है DCSIT 107। यहाँ पे आके हम लोग जो है इस टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में आकर मैं अपना एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा। ग्लिड के अंदर आकर मैं अपना फ़ोल्डर बनाऊँगा इमेजेस के नाम से और इसमें आकर हम लोग जो है ना इसका नाम रख देते हैं बीजी। बीजी मतलब बैकग्राउंड। अब भाई साहब सिंपल सी आपने मुझे ये चीज़ बतानी है कि मैं किस तरह से जो है ना यहाँ पर आकर इसमें बैकग्राउंड इमेज लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज़ अपना एक तरह का सेक्शन का टैग ऐड करता हूँ और सेक्शन के टैग के अंदर जो है ना मेरे पास कुछ चीज़ें और पड़ी होंगी। फिलहाल के लिए सिर्फ मैं हेडिंग ऐड कर रहा हूँ। हेडिंग और पैराग्राफ जिसमें लॉरेम इप्सम आपने लॉरेम इप्सम समझा है? तो आई गेस मैंने ही समझाया था। लॉरेम इप्सम मैंने ही समझाया था। ठीक है। आपका लॉरेम इप्सम आ गया तो आपको आपके वेब पेज में ना कुछ ये चीज़ें सारी मिल जाएँगी। मुझे लगाना है इसके बैकग्राउंड में इमेज, कैसे लगाएँगे? बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है आपकी सीएसएस में आ पाओगे यहाँ पर आकर। अब अपने सेक्शन के टैग को टारगेट करो और आप आके बोलो बैकग्राउंड इमेज या खाली बैकग्राउंड भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि इसका यूआरएल में क्या पाथ का क्या बनेगा? क्योंकि आपने खुद ही बताया कि आपने पाथ लगाना सीख लिया। स्लैश हाँ, ये इमेजेस पड़ी है ना मेरी, ये इमेज पड़ी है bg.web पे। स्लैश पाथ क्या ऐड करूँगा ताकि मेरी इमेज लग जाए। वो शो करवाता है, मैंने जानबूझ के एस्केप प्रेस किया था कि वो शो ना करवाए। वही आइडिया था ना कि वो आपने सारा उसी पे डिपेंडेंट हो गए होंगे, तो आपको उसने शो कराया था, मैंने जल्दी से एस्केप प्रेस किया था। आप एस्केप करोगे, सजेस्ट किया था उसने, मैंने एस्केप प्रेस किया। अब बताओ और कि मेरी फाइल का नाम bg.webp है, वो लिख दूँ मैं? और तो आप कह रहे हो कि bg.webp ओके? आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर मेरी अब बैकग्राउंड में इमेज लग जाएगी। सेव ब्राउज़र, इमेज नहीं लगी। पाथ बताओ ज़रा जल्दी से। ज़ैन पाथ पाथ क्या बनेगा यार? इमेज का पाथ क्या बनेगा? वैसे आपका नाम क्या था? आपका नाम क्या था? हीरा? इरम, इरम बताओ पाथ क्या था? हाँ? नीलम? मीरब? मीरब, मीरब इसका पाथ बताओ यार। नहीं मेरा बच्चा आपसे नहीं। मीरब आप पाथ पाथ क्या बनेगा इसका? और क्या आप कह रहे हैं कि मुझे जो है ना इमेज लिखना पड़ेगा यहाँ पर आकर? फिर इमेज मैंने लिख दिया फिर? तो आगे मैं लिखूँ bg.webp bg.webp ओके? ये आपने सीखा है ना, मैं वो देख रहा हूँ कि टेस्टिंग कर रहा हूँ थोड़ी-सी मैं, टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। उससे वो याद नहीं सीखा? वेल डन। हमेशा इन पर डिपेंडेंट नहीं होना, पहली बात तो ये है कि कभी-कभार हमें सजेशन नहीं भी मिल सकती हैं। तो सिंपल सिनेरियो कुछ होता है आप लोगों का कि आपको पाथ एग्ज़ैक्ट पाथ उसका ऐड करना है। अगर आपकी फाइल किसी फ़ोल्डर के अंदर है, तो आपको पहले फ़ोल्डर का नाम लिखें, फिर फाइल का नाम लिखें। मेरे फ़ोल्डर का नाम क्या है, आपने बिल्कुल ठीक बताया था। पहले इमेजेस, उसके बाद स्लैश करके आगे मेरी फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम क्या है? बीजी है यार, मेरी इमेज की बात कर रहा हूँ मैं।
सेव ब्राउज़र, आपके बैकग्राउंड पे लग के आ गई है। वो तो अगली अगली प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे ना हम लोग। अब आगे आप जो है ना इसी सेक्शन को हाइट दे दो। क्या सोना चांदी क्या प्यार क्या क्या करेंगे प्यार में, ये लग रहा था मुझे। क्या तुम लोग आए हो पीछे? किसका थे ये वाइब्रेशन? किसकी थी? रिंगटोन किसकी बजी बजी थी? गाना अच्छा था लेकिन क्लास में नहीं, बाद में सुनेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या सिनेरियो हमारे पास आ रहा है? एक हमारे पास ये एक तरह की पूरी बैकग्राउंड इमेज आ गई है। यहाँ पे क्या है ना, आप इसको आकर हाइट दे दो। हाइट आकर मैं इसको एक प्रॉपर्टी दूंगा 100 बीएच तक की। बीएच का मतलब होता है आपका व्यू पॉट हाइट। व्यू पॉट हाइट का मतलब कुछ नहीं होता है कि इस टाइम पर आपकी जितनी भी स्क्रीन है ना, उस स्क्रीन को हिट कर देगा। तो मतलब आपकी स्क्रीन जितनी वो हाइट सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो आपको कैसा दिखाएगा। सही है? या आपको जो है ना एक तरह की पूरी हाइट देते हैं यहाँ पे आकर। तो 100 बीएच का मतलब आपका व्यू पॉट हाइट होता है यहाँ पे आकर। आपने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ऐड की। यहाँ पे मैं बस एक और चीज ऐड करूंगा, इसको आकर जो है ना मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ बस। आप लोग यहाँ पर आओ, फॉरेस्ट इमेज। आपको जो है मैं एक तरह का मसला दिखाना चाह रहा हूँ और फिर आपको मैं उस मसले का हल दिखाता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर मैं, और यहाँ पे सिंपल मैं जो है ना इस चीज को पेस्ट कर दूंगा। बैकग्राउंड लगाते हैं और यूआरएल में कंट्रोल V। आप देखोगे आपकी इमेज लगी है, लेकिन हो क्या रहा है आपकी इमेज के साथ? आपकी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है यहाँ पर आकर। अब यहाँ पर अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी इमेज लगाते हो ना, तो आपकी इमेज हमेशा रिपीट होती है। तो आप लोगों को जो है ना इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है बैकग्राउंड रिपीट के नाम से। आप करोगे बैकग्राउंड रिपीट और बाय डिफॉल्ट वो रिपीट हो रही है, आप इसको कह दोगे नो रिपीट, बस नो रिपीट। अब आपकी इमेज रिपीट नहीं हो रही है। बट और मसले और भी हैं हमारे पास, मतलब वो पूरा आपका कंटेंट ही कवर नहीं कर रही है। तो एक मैं पहले आके इसको प्रॉपर्टी दूंगा बैकग्राउंड पोजीशन की। वो आकर मैं करूंगा इसको सेंटर, ताकि मेरी इमेज एग्जैक्ट सेंटर से स्टार्ट होते है, कुछ ऐसे। अब अगला मुद्दा क्या है कि यार मेरी इमेज पूरे वेब पेज को कवर करनी चाहिए। इसके लिए आखिर हम लोग इसको एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं बैकग्राउंड साइज के नाम से। बैकग्राउंड, तो हम लोग आखिर करेंगे कवर, मतलब कि आपकी स्क्रीन का जितना भी साइज है आप उसको कवर कर लो, जितनी भी आपकी हाइट है। तो कुछ हिस्सा से आएगी हमारे पास। क्योंकि मैंने जो है ना पहले मैंने पिक्सल एक लगाई थी ना, मैंने वो पिक्चर अपनी कह लो ये देखो कमिट कर दी है। तो यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए किया मैंने कि अगर आपके पास इमेज मल्टीपल इमेजेस आ जाए तो आपको किस तरह इसको रीड करना सेंटर में किस तरह आ जाएगा, आ सकता है। इसलिए हम लोग इस तरह से इसको लाइव नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप पिक्सा बेस उठाते हो फिर उसका कोई इशू नहीं आता, क्योंकि वो आपको लाइसेंस देता है प्रॉपर। अच्छा, मैं जो है ना अब आकर इस चीज को हटा दूंगा, ये जो आपकी इमेज है। ओहो, इसका साइज काफी ज्यादा है। ठीक है, मैं आकर जो है सिंपल इसको बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड ऐड करूंगा, यूआरएल ऐड करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे इमेजेस के अंदर pg.webp, और अब आपकी इमेज हाई क्वालिटी है, वो ऐसे ऐसे पिक्सेलेट भी नहीं हो रही है यहाँ पर आकर। सही है, आपकी मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है। अगला मुद्दा हमारा कुछ ही होगा, इमेज आगे जाके शायद चेंज भी कर लूँ, बट मेरा अगला काम कुछ ही होगा कि मुझे जो है ना इसके ऊपर कंटेंट ऐड करना है। ये सारी चीजें मुझे आकर इसके ऊपर ऐड करनी है। अगेन ये मैं आज नहीं करूंगा, ये मैं तब करूंगा अब जब आएंगे कल इंशाल्लाह। ग्रुप पे मैसेज दो कि कल सब लोग फिजिकल अपीयर होंगे यहाँ पे आके, कोई कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना सब लोग यहाँ पे फिजिकल अपीयर होंगे, कोई अब से ऑनलाइन क्लास नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग अटेंडेंस मार्क करेंगे। आज के अटेंडेंस में मार्क कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग अपनी स्टॉप कर लेते हैं।